गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट किया था। फंक्शंस आगे बढ़ना है आपको, तो एक बार रिकैप करवा देता हूँ क्या पढ़ लिया था अपन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस को फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने सबसे पढ़ लिया था कंडीशंस कि कोई भी एक्सप्रेशन अंडर द गिवन कंडीशन दस फंक्शन कब होता है, वेरिएबल किस तरीके से काम करते हैं। कंडीशन क्या थी? ए के सारे एलिमेंट इंक्लूड होना जरूरी है और ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एग्जैक्टली एक ही इमेज इसके अंदर होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए और एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। मैं ऑडिबल? क्लियरली ऑडिबल? ओके, तो ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि इनपुट और ये जो आउटपुट जिसमें से आना है उनमें कंडीशंस क्या था कि सारे एलिमेंट इंक्लूड होना जरूरी है और सारे एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज ही होना जरूरी है। और हमने ये भी पढ़ लिया था हो सकता है बी की कोई वैल्यू है जो मिसिंग हो, मतलब बी की सारी वैल्यू यूटिलाइज नहीं हो रही, राइट, दैट इज द पॉसिबिलिटी, बट ए की सारी वैल्यूज इसमें आना जरूरी थी। हमने डोमेन पढ़ लिया था कि डोमेन क्या होता है, जो फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि डेफिनेशन की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस के हिसाब से ए पूरी डोमेन हो जाएगी। को डोमेन की बातें कर ली थी हमने कि को डोमेन क्या होने वाला है, ये पूरा सेकंड सेट हमारे पास को डोमेन होने वाला था। और हमने रेंज देख लिया था कि रेंज क्या होने वाली है, तो हमने ये देख लिया था कि रेंज जो भी है वो को डोमेन में से ही होने वाली है, कि जो रेंज है वो को डोमेन की सबसेट होने वाली है। हो सकता है रेंज और को डोमेन बराबर हो, या हो सकता है रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो कोडोमेन के अंदर है बट वो रेंज के अंदर नहीं है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, इट्स अ सबसेट ऑफ। और इनसे रिलेटेड दूसरी बातें भी कर ली थी हमने कि अगर हमको कुछ भी नहीं देके रखा हुआ, सिर्फ अगर फंक्शन ऐसा ही देके रखा हुआ है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर फंक्शन सिर्फ ऐसे ही देके रखा हुआ तो हमारा काम है कि हमको डोमेन निकाल के देना है। उसने बोल दिया है कि फंक्शन है तो डोमेन हमको निकाल के देना है, तो इस केस में इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, हमारा काम है मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है पूरा ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट भी होना चाहिए, वो कंडीशन हमेशा मेंटेन करें। हमको रेंज में निकालने की जरूरत पड़ी, तो रेंज में हम बोलेंगे कि जो भी आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसकी रेंज में हमारे पास कहां से कहां तक आएगी, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू। ये कुछ एग्जांपल हमने ले लिए थे। अंडर डिफरेंट कंडीशंस भी हमने बात कर ली थी कि अगर इनमें वेरिएशन होगा तो हम किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पे देख ली थी इसके अंदर। ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था जिसमें रेंज और कोडोमेन में बात करी थी। दे विल नॉट आस्क फॉर द कोडोमेन, अगर उन्होंने सिर्फ ये देके रखा हुआ है आपको, मान लो अगर उन्होंने ये देके रखा हुआ है, बोला है फंक्शन इज रूट एक्स, तो दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू कोडोमेन अनटिल अनलेस दे वर नॉट गिवन दिस। कोडोमेन का सीन नहीं है, जो सीन आना है वो डोमेन का आना है और रेंज का आना है। कोडोमेन रोल जब प्ले करेगी जब गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो आपको अपने मर्जी से नहीं माननी। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट ही करते हैं अभी क्वेश्चन में घुसने के पहले हम लोग। ठीक है,
अब आगे बढ़ता हूँ, ये पुराना जो मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, उसको एक बार शॉर्ट में मैंने रिवाइज करवा दिया। अब अपन जाते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, और यू कैन से टाइप ऑफ मैपिंग। ये भी देखने को मिलेगा, एक्चुअली फंक्शन की जगह ना आपको मैपिंग वर्ड भी यूज आ जाएगा। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलेंगे। मैपिंग क्यों बोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे हमने जब फंक्शन चालू किया यहाँ पे, ये तो हमने क्या किया था, वैल्यूज को मैप किया कि ये जो 1 है, ये जो 2 है, 3 है, 4 है, इनको मैप किया है। 1 को मैप किया 11 के साथ, 2 को मैप किया 12 के साथ, तो दैट्स व्हाई फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलेंगे। तो ये वर्ड आपको कहीं कहीं हो सकता है दिख जाए, तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ फंक्शंस? टाइप ऑफ फंक्शंस मतलब क्या है कि हमने फंक्शंस को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें पहला कैटेगरी का डिवीजन है, फंक्शन जो होता है वो या तो आपका हो सकता है 1 1 हो, या तो फंक्शन 1 1 हो सकता है, या फिर फंक्शन मेनी वन हो सकता है। कोई भी फंक्शन या तो 1 1 हो सकता है या मेनी वन हो सकता है। अब 1 1 क्या है, मेनी वन क्या है, तो अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। सपोज सेट ए है, वही एग्जांपल जो अपन लेते हुए आ रहे थे, 1 2 3 4। सेट बी है 11 12 13 14 15, और फंक्शन एफ ले लेता हूं। फंक्शन एफ जो है हमारे पास, सपोज 1 के लिए 11 ले रहा है, 2 के लिए 12 ले रहा है, 3 के लिए 13 दे रहा है, 4 के लिए 14 दे रहा है। ये फंक्शन एफ है। फंक्शन जी सपोज है मेरे पास, 1 के लिए 12 दे रहा है, 2 के लिए भी 12 दे रहा है, 3 के लिए भी 12 दे रहा है, तो 4 के लिए भी 12 दे रहा है। ये दोनों फंक्शन ही है। एफ जी एच एक और फंक्शन ले लेता हूँ। 1 के लिए सपोज 13, 2 के लिए भी 13, 3 के लिए 15, और 5 के लिए 4 के लिए। ये 3 एग्जाम्पल आपको देख रखे हैं। प्रीवियस स्लाइड में बेटा मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया था, डोंट वरी अबाउट इट। ये सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया। हाँ, डिफरेंट इनपुट कैन गिव सेम आउटपुट था बेटा। हमने वो तो यहाँ पे जो फंक्शन को डिफाइन किया था, कहाँ गया, डिफरेंट इनपुट्स कैन गेट सेम आउटपुट, वो चलेगा। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये देख लिया होगा ना भाई अपन, लेकिन नहीं देखा, ऐसा मत करो यार, ये देखा ना है, यहाँ पे बताया तो था। ये जो जी फंक्शन है ये भी तो मैं ले ही चुका हूँ, ये एग्जांपल देखो, 11 1 का आउटपुट, 11 11 और 11। डोमेन आपके पास ए आ गई थी पूरी, कोडोमेन आपके पास बी ही रह नहीं है, और रेंज आपके पास यहाँ पे सिर्फ 11 आ गई, क्योंकि आउटपुट का कलेक्शन जो है वो सिर्फ 11 था, तो चलेगा। तो सेम आउटपुट आ सकता है बहुत सारे इनपुट का, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं, बट एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट जाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं था नीचे वाला, ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि सेम इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट था। नीचे वाला भी फंक्शन नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, सारे इनपुट इंक्लूडेड नहीं थे। तो भाई ये सारा देख तो लिया, कंफ्यूज मत हो इसमें। डेफिनेशन में कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे 11 जो आउटपुट है उसके लिए कितने इनपुट है, जरा बताओ मुझे।
टाइप करके बताओगे चैट बॉक्स। 11 के लिए कितने इनपुट? एक। 12 के लिए कितना इनपुट? उसके लिए भी एक। 13 के लिए भी एक। 14 के लिए भी एक। तो यहां कोई ऐसा इनपुट आउटपुट दिख रहा है आपको फंक्शन एफ में जिसका एक से ज्यादा इनपुट हो? इज देयर एनी आउटपुट इन एफ विच इज हैविंग मोर देन वन इनपुट? नो। एंड जी में क्या हो रहा है? जी में जो है 12 आउटपुट, 12 आउटपुट, 12 आउटपुट, 12 आउटपुट। मतलब एक ऐसा इनपुट है आपके पास 12 एक ऐसा आउटपुट है जिसके करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा इनपुट। 12 is an output for which we are having more than one input. And also in H, 13 ऐसा आउटपुट है जिसके लिए एक से ज्यादा इनपुट। 15 ऐसा आउटपुट है जिसके लिए एक से ज्यादा इनपुट। एक और फंक्शन ले लेता हूं, सपोज है 1 के लिए सपोज 14, 2 के लिए सपोज 13, 3 के लिए सपोज 12 एंड 4 के लिए सपोज 11। इसमें भी आप क्या देखोगे? 14 जो आउटपुट है एक ही इनपुट के लिए, 13 जो आउटपुट है वो एक ही इनपुट के लिए, 12 जो आउटपुट है एक ही इनपुट के लिए, 11 आउटपुट जो है वो एक ही इनपुट के लिए। तो इनमें एक नेचर का चेंजेस है जिसमें इन दोनों का नेचर सेम है और इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? तो एफ और एम में जितने भी आउटपुट है वो सब एक ही इनपुट के लिए। जी और एच में आउटपुट है जो एक से ज्यादा इनपुट के लिए है। तो वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन यही कैटेगरी में डिवीजन है। वो ये बोलता है वन वन फंक्शन के ऑल आउटपुट मस्ट बी हैविंग एग्जैक्टली वन इनपुट। हर एक आउटपुट का, जो भी आउटपुट में आ रहा है, जो नहीं आ रही उसकी टेंशन नहीं है, बट जो भी आउटपुट में आ रहा है उसका एक ही इनपुट होना चाहिए। और मेनी वन का फंक्शन होता है, मेनी वन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट वन आउटपुट, एटलीस्ट वन आउट having more than having more than वन इनपुट। अगर एक के साथ भी ऐसा हो गया, एक भी आउटपुट के साथ ऐसा हो गया कि भाई ज्यादा, एक से ज्यादा इनपुट एसोसिएटेड है, तो काम खत्म। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 12 की जगह 13 भी लिख देता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं सॉरी, यहाँ तो अपन 12 ही लिख देते हैं, यहाँ तो अपन 12 ही लिख देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं 15 और यहाँ पे अपन 14 लिख देते हैं, है ना? तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे एक आउटपुट मुझे ऐसा मिल गया 13 जिसका एक से ज्यादा इनपुट। तो अगर एक भी ऐसा आउटपुट मिल गया तो वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा, अदरवाइज वन। तो इसका एग्जांपल आप देखोगे, आपको यह समझ में आ ही गया होगा। इसका एग्जांपल आएगा एफ एंड एम टाइप ऑफ फंक्शन, और इसके एग्जांपल आएंगे जी एंड एच टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर है वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या? इसको नोट कर लो बेटा। और इनफैक्ट इनका तो नॉमेनक्लेचर ही ऐसा है, इनका नाम ही ऐसा है कि आपको बता देगा वन वन, मेनी वन। मेनी इनपुट के लिए एक आउट, मेनी वन, वन वन, हर एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट, वन वन और मेनी वन। मैपिंग का मीनिंग फंक्शन ही होता है बेटा।
हाँ, 13 के साथ यहाँ पे 2 इनपुट है बेटा, जब भी तो ये मेनी वन फंक्शन। 13 आउटपुट इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन इनपुट। तो एक आउटपुट ऐसा है जो एक से ज्यादा इनपुट के लिए, दैट्स वाई तो यहाँ पे एच, दैट्स वाई एच इज कमिंग हियर ना, मेनी वन ह्यूरिस्टिक। नहीं नहीं, ए एंड बी है सिमिलर नंबर्स, जीत समझा नहीं। हर्षल बेटा डेफिनेशन ही नहीं फुलफिल करेगा फंक्शन की। वो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट चाहिए। एक इनपुट का अगर एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तो फंक्शन होता ही नहीं। बहुत सारे इनपुट के सेम आउटपुट हो जाते हैं, वो चलेगा, बट एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। हाँ तो उसमें भी बना ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे अगर आप इस 15 को नहीं भी डालोगे, मान लो यहाँ से मैंने 15 को उड़ा दिया, है ना, ये यहाँ से 14 तक ही छोड़ा, और यहाँ पे जो 15 का आउटपुट है इसको भी रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मैंने 11 डाल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? कोडोमेन में डिफरेंस आ गया, दैट्स ऑल। आया चीज समझ? और एक एलिमेंट एक ही बार आना है भाई, ये तो सेट का फंडा ही है ना, ये तो पहले ही बताया था मैंने जब सेट्स पढ़ाया। एक एलिमेंट 11 एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा का भी दे सकते हैं। और ये जो बोल रहा है ना कांस्टेंट ग्राफ, तो बेटा ये कांस्टेंट ही तो है, ये वाला फंक्शन क्या है, जी। जी इज ए कांस्टेंट फंक्शन, जो भी इनपुट डालो आउटपुट सेम मिल रहा है, इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन। एक इनपुट के लिए हमको एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तो फंक्शन नहीं होता है, दैट इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन एफ है सपोज r to r, fx is equal to x square, r positive value, fx is equal to x square, r positive value to r value, fx equal to x square। ये जो तीन फंक्शन लिखे हैं अंडर डिफरेंट डोमेन एंड को डोमेन, इनमें से वन बाय वन बताओ मुझे, वन वन है मेनी वन है, कौन से फंक्शन है, वन बाय वन में डिस्कस कर। यार देखो, ये आपको लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत तो है ही नहीं। ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही तो फंक्शन। यहाँ साफ लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी हैविंग ओनली one output or image in B. That is the compulsion. If this is not the compulsion, then it's a not function. Simple. अब केमिस्ट्री में है ऐसे फंक्शन, तो भाई वो केमिस्ट्री चलने दो, उसको केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की, मैथ्स में वो फंक्शन नहीं, सिंपल। और सारे इसके एलिमेंट इंक्लूड होना भी जरूरी है, सिंपल, ठीक है। वो होंगे और कुछ होगा जो आप अब गौर करोगे तो शायद आपको दिखेगा, अगर वो फंक्शन बोल रहे हैं
तो या तो उनको बोलने का और कोई अलग मीनिंग होगा, बट ये फंक्शन ही, फंक्शन को हम लोग बोलते हैं भाई ये जो मैंने कंडीशन बताई अंडर दिस। अब पहला वाला मेनी वन है कि वन वन? देख के बताओ जरा, पहला वाला मेनी वन है या वन? ऑल रियल इनपुट, ऑल रियल कोडोमेन। अब मुझे ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर जो है ये क्या दो अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट नहीं दे सकता? दे सकता है ना भाई। आप देख लो एग्जांपल, यहाँ पे पुट करके देखो जरा, 2 को पुट करके देखो और -2 को पुट करके देखो, यू विल गेट द सेम आउटपुट ना। तो मेनी वन हुआ ना भाई ये। 2 और -2 के लिए सेम आउटपुट दे दिया, कोई भी अगर एक ऐसा आपको मिल गया कि दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, काम खत्म, मेनी वन हो गया फंक्शन। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? आर प्लस में 0 इनपुट नहीं होता। वन वन, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रेंट ये आ गया है कि सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू दे, तो जब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो तो 0 से इंफिनिटी की वैल्यू दे रहे हो, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है इस केस। और लास्ट वाला, तो इसको आपने देख के जज कर लिया कि फंक्शन मेनी वन है या वन वन। तो अगेन वन वन होना और मेनी वन होना फंक्शन पे तो डिपेंड करता ही है, फंक्शन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, बट डोमेन क्या देके रखी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड इसी को हम लोगों ने एक और नाम दिया है, इंजेक्टिव फंक्शंस। इसी का नाम है इंजेक्टिव फंक्शंस। वन वन फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शंस और इंजेक्शन। इंजेक्शन तो बहुत कम यूज करते हैं, इंजेक्टिव वर्ड ही यूज होता है जनरली, कि वन वन फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव। तो ये आप बोल सकते हो कि दिस इज वन लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शन, के फंक्शन को आपने डिवाइड किया है, वन वन होगा फंक्शन या मेनी वन होगा। चलो दैट्स ऑल, बढ़ेंगे अब आगे, इसको कॉपी कर लो, आगे बताओ। एक्सप्रेशन से जरूरी नहीं है ना हर्षल के हमेशा एक्सप्रेशन से रिलेट करो आप। एक्सप्रेशन का एग्जांपल मैंने नीचे दिया है और नॉर्मल एग्जांपल सेट से रिलेट करते हुए एग्जांपल मैंने ऊपर दिया। चलो अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिविजन्स में जा रहा हूँ। एक कैटेगरी ऑफ डिवीजन थी कि फंक्शन या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिविजन्स में जा रहा हूँ जिसमें फंक्शन या तो ऑन टू होगा या तो फंक्शन इन टू होगा। जिसे वन वन मेनी वन था, कोई भी फंक्शन या तो वन वन हो जाए या तो मेनी वन हो जाए, ऐसे ही कोई भी फंक्शन या तो ऑन टू हो जाएगा या तो इन टू हो जाएगा। ऑन टू और इन टू फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, वही वाला जो अभी तक लेते हुए आ रहे थे। सपोज सेट ए है
2 3 और 4 और सेट बी है 11 12 13। यहाँ पे थोड़े से आउटपुट मैंने कम लिए, बी को यहाँ पे चेंज किया, 14 15 नहीं लिया। अब यहाँ पे सपोज एक फंक्शन एफ है, वन के लिए 11 है, 2 के लिए सपोज 12 है, 3 के लिए 13 है, एंड सपोज 4 के लिए 14 भी ले लेता हूँ, 14 भी मैंने यहाँ पे ले लिया। फंक्शन जी 1 के लिए 11, 2 के लिए 11, 3 के लिए भी 11, 4 के लिए भी 11, एच के लिए 1 के लिए 11, 2 के लिए 12, 3 के लिए 13 एंड 4 के लिए भी 11। मान लो ये 3 फंक्शन भी। अब इसमें मुझे ये बताओ कि जो पहला वाला फंक्शन है एफ, इसमें जो आपने यूज किया हुआ एफ में जो आउटपुट्स आ रहे, एफ में जो आउटपुट्स आ रहे इनके, और यहाँ पे जो बी में जितने भी आउटपुट, जितने भी नंबर्स का कलेक्शन, सेट में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी नंबर्स, क्या एफ में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग, जो बी में नहीं? नहीं, सारे के सारे बी को यूज कर लिया हमने, बी का कोई भी एलिमेंट छोड़ा नहीं एफ के अंदर। क्या जी के अंदर ऐसा है? नहीं। जी के अंदर सारे एलिमेंट यूज हुए हैं क्या? नहीं। क्या बी के सारे एलिमेंट यूज हुए हैं? नहीं, बी का एक ही एलिमेंट। क्या एच में सारे एलिमेंट यूज हुए हैं? नहीं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फंक्शन एम यहाँ पे, जो कि अगेन कुछ इस टाइप से ही ले लेता हूं कि 1 के लिए 14 आ गया, 2 के लिए 11 आ गया, 3 के लिए 13 ही आ गया, और 4 के लिए 12 आ गया। यहाँ पे भी कोई ऐसा आउटपुट है जो मिसिंग है, जो ऐसा आउटपुट है जो बी के अंदर नहीं? सारे हैं, राइट? तो एफ और एम में कुछ ऐसा हो रहा है इन दोनों में कि जितने भी आउटपुट है बी के अंदर, जितने भी एलिमेंट है, सबका सब रेंज में भी आ, और इन दोनों में ऐसा हो रहा है कि जो बी के अंदर एलिमेंट है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिसिंग। तो मैं यहाँ पे ऑन टू को बोल सकता हूँ कि ऑन टू वो फंक्शन होते हैं जिसमें रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर। और बताओ तो कौन से फंक्शन है वो जो मैंने यहाँ पे बगल में लिखे हुए उनमें से कौन से ऐसे फंक्शन है राइट हैंड साइड पे एफ जी एच एम में से जो, जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर? एफ एंड एम। तो एफ एंड एम जो फंक्शन, ये आपके हो रहे ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शन का जो कैटेगराइजेशन है, जो जिस बेसिस पे हम डिवाइड करें, वो कोडोमेन सीन के अंदर आएगा कि भाई कोडोमेन है ना, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होना जरूरी है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो मिसिंग है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए, और उसका एग्जांपल यहाँ पे जी या एच। तो ये जो कैटेगरी ऑफ डिविजन फंक्शन की, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द कोडोमेन गिवन टू यू, कि कोडोमेन जो गिवन है वो पूरी यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है, कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर कोई एलिमेंट मिसिंग तो फंक्शन क्या हो जाएगी? इनटू हो जाएगा। ठीक है,
एक तो ये वाला कैटेगराइजेशन हो गया। यहाँ पे नीचे एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। R2R function R plus to R plus function R plus to R और फंक्शन R to R plus। फंक्शन वही है, सबके अंदर एक्सप्रेशन fx is equal to x square, fx is equal to x square, fx is equal to x square, fx is equal to x square। तो जरा पहला वाला फंक्शन बताओ मुझे, किस टाइप का फंक्शन है भाई? क्या ये ऑन टू है या इनटू है? क्या आप ये पूरी की पूरी यूटिलाइज कर पा रहे हो रेंज में? क्या आप सारी रियल वैल्यूज इसकी रेंज आ रही है? नहीं, आप बोलोगे नहीं सर नेगेटिव वैल्यू था, वो तो कोई नहीं सकता। तो ये जो फंक्शन है भाई साहब, ये फंक्शन जो है वो मेनी वन तो है ही, ये मेनी वन है, साथ में इनटू भी। दिस इज मेनी वन इनटू फंक्शन। एक कैटेगरी ऑफ डिवीजन ये भी हो गया, एक डिवीजन ये भी हो गया। दोनों को कंबाइन करके फंक्शन में बोल दिया कि मेनी वन है, क्योंकि आउटपुट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा इनपुट के लिए एसोसिएटेड है, तो मेनी वन हो गया। और इनटू क्योंकि पूरी की पूरी कोडोमेन को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, देयर आर मेनी वैल्यूज व्हिच आर मिसिंग। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज दिस? इज दिस ऑन टू और इनटू? ये फंक्शन है वन वन ऑन टू, क्योंकि आप ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो यूटिलाइज कर लोगे। यहाँ पे माइ जीरो से इन्फिनिटी के बीच में पूरा आउटपुट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ना यूनियन जीरो भी कर दो, मतलब इसको यहाँ पे छोड़ दो, इसको यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी लिख देता हूँ, जीरो से इन्फिनिटी से पॉजिटिव रियल नंबर मिले। थर्ड वन वाला बताओ कौन सा फंक्शन? इज इट ऑन टू और इनटू? इट इज डेफिनेटली इनटू। मेनी वन है वन वन, मेनी वन है वन वन, इट्स वन वन इनटू फंक्शन, इट्स वन वन इनटू फंक्शन। What about the third one? Last one, sir. नहीं, फोर्थ फंक्शन ही बेटा जो बोल रहा है कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही क्यों नहीं? हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, बट ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि भाई साहब ये पूरी रेंज कवर हो रही है ना, रेंज आपकी जीरो टू इन्फिनिटी आएगी ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो जीरो से इन्फिनिटी की सारी वैल्यू कवर कर लेगा। जीरो से इन्फिनिटी की सारी वैल्यू कवर कर लेगा। यस और नो? डाउट तो नहीं है इसमें? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? और ये फंक्शन मेनी वन भी होगा। मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मेनी वन क्यों होगा? क्योंकि ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट है, तो प्लस टू माइनस टू के लिए सेम आउटपुट है 4, तो मेनी वन है। और ऑन टू फंक्शन है क्योंकि पूरी की पूरी कोडोमेन को यूटिलाइज कर, तो ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब क्या पूछ रहे थे जिसको इसमें डाउट है कि कौन सा नहीं है?
दक्ष, सबसे पहले तो सिर्फ इंटीजर से अपना प्यार छोड़ दो, इंटीजर के अलावा भी नंबर होते हैं। सिर्फ यहाँ पे इनपुट में 1 2 3 4 नहीं डालूंगा, 1.1 1.2 1.001 1.00001 सारे इनपुट डालूंगा। पॉजिटिव रियल मतलब, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी तक जो भी पॉजिटिव नंबर है सब इनपुट डालो, तो आउटपुट भी मेरे को 0 से इन्फिनिटी तक ही। तो फंक्शन बिल्कुल है, और 1 1 है, और ऑन टू। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑन टू फंक्शन को ए को नाम दे दिया है, इसको नाम बोला है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको नाम दे दिया है सर्जेक्टिव फंक्शन, कि भैया ऑन टू फंक्शन जो हो वो सर्जेक्टिव फंक्शन भी हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आई कि जो फंक्शन 1 1 तो है, जो फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है, मतलब जो फंक्शन इंजेक्टिव है एंड सर्जेक्टिव है। जैसे कि कौन सा केस हो गया इसके अंदर, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसको एक अलग कैटेगरी में नाम दे दिया है। इसको हम लोगों ने बोल दिया है कि भैया जो 1 1 ऑन टू फंक्शन होते हैं उनको हम लोग नाम देने वाले हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दे आर अंडर they are coming under category of bijection, bijective functions. That you have to note, and it's a very important category of functions. आगे जाके बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। This function is also bijective function. ठीक है, हाँ ये एग्जांपल लिखा तो है, f and m are onto function, g and h are into function. देखो सेकेंड वाला जो फंक्शन, ये वाला, उसका क्या है? ऑन टू फंक्शन इसीलिए है, इसकी रेंज क्या होगी? इनपुट तेरे पास क्या है? इनपुट सारी रियल वैल्यूज, पॉजिटिव रियल वैल्यूज का इनपुट 0 से लेके इंफिनिटी तक तू इनपुट डालेगा। तो 0 से लेके इंफिनिटी तक जब इनपुट डालेगा तो आउटपुट भी तो 0 से इंफिनिटी तक आएगा एक्स स्क्वायर, राइट? 0 के लिए 0, एंड फिर जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 4 आएगा, राइट? √2 के लिए 2 आ जाएगा, √3 के लिए 3 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं होगा जो मिसिंग नहीं होगा। और इनफैक्ट अगर तेरे को इसमें कंफ्यूजन है तो इसको थोड़ा ऐसे रिलेट, कि अगर एक्स स्क्वायर मेरे को 0.0001 लेके आना है तो क्या मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। अंडर रूट ऑफ 0.0001 अगर इनपुट डालेगा तो देखो ये आउटपुट मिल जाएगा। इफ दिस इज द इनपुट देन दिस इज द आउटपुट, राइट? तो यू विल बी गेटिंग all the numbers as output from 0 to infinity. आया समझ? √2 is recurring number, that is a different category of altogether, उसकी बात कर रहा हूँ। √2 is a real number, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो रिकरिंग होता है, उसकी कैटेगरी अलग है, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, बट √2 एक रियल नंबर होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो एक कैटेगरी ऑफ डिविजन्स होता है नंबर्स का,
रियल नंबर्स का एक होता है रेशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल। सो टेबल आपने पढ़ी होगी पहले जो 9th-10th के रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रेशनल एंड अदर इज इरेशनल। √2 इज एन इरेशनल नंबर, और जो रिकरिंग होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वो कैटेगरी ऑफ अलग है, उसमें मैं घुस ही नहीं रहा हूँ। इससे क्या मतलब, मेरे को तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी नंबर लाइन आप बना रहे हो, इस नंबर लाइन के अंदर जो भी नंबर आएगा वो सारे रियल नंबर की कैटेगरी। जैसे 0 आप यहाँ पे लिखते हो, वो नंबर को बढ़ाते जाते हो जैसे राइट हैंड साइड पे जाते हो। 1 आ गया, √2 भी आएगा, 2 भी आएगा, √2 यहाँ बीच में आएगा भाई, तो क्यों नहीं आ सकता, ये रियल नंबर की कैटेगरी। नेगेटिव नंबर यहाँ पे आते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी। तो जो भी नंबर लाइन पे आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोस आर रियल नंबर्स। और √2 तो आपको बहुत फेमस क्वेश्चन होता है क्लास 10th में, √2 √3 को बनाना नंबर लाइन पे। ठीक है। और R×R की कैटेगरी ऐसी है कि भाई इसमें जो आउटपुट है, इसकी जो रेंज है, किसकी, इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है। इसकी रेंज है 0 से लेके इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर, चलो आपको नेक्स्ट पेज पे एक्स स्क्वायर का डिटेल बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर की जो आप बातें कर रहे हो अभी तक, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है पता है कि नहीं पता है कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो। पैराबोला बनेगा, 0 पे 0 आएगा और ये पैराबोला बनेगा, दिस इज द पैराबोला। कौन के ऊपर, क्वाड्रेटिक है पैराबोला। करेक्ट। 0 इनपुट डालोगे 0 आउटपुट मिलेगा, 1 इनपुट डालोगे 2 आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे -2 इनपुट डालोगे 4 आउटपुट मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा। अब मुझे जरा बताओ कि इसकी जो रेंज है वो यहां से यहां आएगी पूरी, यस और नो। अरे 1 के साथ 1 ही होगा यार, मैंने गलत कर दिया, 1 के साथ 1 ही होगा भाई, 2 के होगा, माय मिस्टेक। 2 तो √2 के साथ। तो अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर इसी फंक्शन को मैं ये लिख रहा हूं ऑल द रियल टू ऑल द रियल, तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा, मेरा ग्राफ क्या बनेगा, मेरा ग्राफ यही बनेगा जो मैंने बनाया अभी तो, कि सर ये ग्राफ ले लो अभी आप पूरा। इनपुट क्या, तो सर ये सारे इनपुट, क्योंकि -इन्फिनिटी तो इनपुट यहाँ पे होते हैं ग्राफ। और आउटपुट क्या, तो आउटपुट आप बोलोगे सर देखो आउटपुट यहाँ पे ये, करेक्ट। ये इनपुट लाइन होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है। तो इनपुट मेरे पास ऑल द रियल वैल्यूज था और आउटपुट मेरे पास यहाँ। अगर यही ग्राफ में बनाता हूं आपको R पॉजिटिव टू R पॉजिटिव, तो मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, सिर्फ ये ग्राफ बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अब जो इनपुट है आपके पास वो सिर्फ ये, और आउटपुट जो आपके पास आएगा वो पूरा कौन सा आएगा, समझ में आ रहा है अभी। क्योंकि आप कोई भी इनपुट यहाँ पे डाल दो, ये इनपुट डाला आप, आउटपुट आपके पास ये आ जाएगा, या ये आउटपुट होता ना, ये आउटपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास इनपुट आ जाएगा। ठीक है। और यही ग्राफ अगर आप ये डाल रहे हो, नेक्स्ट वाला कौन सा पार्ट लिया मैंने, R+2R, R+2R, तो ग्राफ तो आप यही बनाओगे।
इनपुट आपके पास क्या होगा, आउटपुट आपके पास क्या आएगा, सिमिलरली अगर फंक्शन एफ फाइनली आप आर टू जीरो टू इंफिनिटी, आर टू जीरो टू इंफिनिटी, तो सेम ही ग्राफ बनाओगे कि ऑल द इनपुट, इनपुट अब आपके पास ये है पूरे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए, और आउटपुट आपके पास क्या है, ये अलग अलग कंडीशंस में ग्राफ बन रहे हैं और ग्राफ की कंडीशंस बन रही है। ग्राफ डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द डोमेन ना, आप जो इनपुट डालोगे उसी पे तो आउटपुट डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन, मुझे बताओ सेकंड वाले में बताओ, कोई भी ऐसा आउटपुट है आपको जो एक से ज्यादा इनपुट आ रहा है, जिसके लिए इस आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है, इस आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है, इज देयर एनी आउटपुट इन सेकंड फॉर विच यू आर गेटिंग मोर देन वन इनपुट, नो। तो ये फंक्शन क्या, ये फंक्शन तो वन वन है, ये फंक्शन क्या है, अगर ये आउटपुट चाहिए तो आपको एक ही इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट चाहिए तो आपको एक ही इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट चाहिए तो एक ही इनपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन भी वन वन। बट यहाँ पे ये आउटपुट चाहिए, तो ये आउटपुट के लिए आपको दो इनपुट आ रहे हैं, एक इनपुट ये आएगा, एक की ये वैल्यू इनपुट आएगी, और एक से एक की ये वैल्यू इनपुट आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि ऑल द रियल वैल्यूज अगर इनपुट डाल रहे हो तो आप +2 डालो या -2 डालो, आपको आउटपुट 4 ही आ रहा है, ये पॉइंट -2,4 हो जाएगा और ये पॉइंट 2,4 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे दिस आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू टू इनपुट्स, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, क्योंकि अलाउड है, तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। ये मेनी वन और वन वन में कैटेगराइजेशन हो गया। अब ऑन टू और इनटू की बात करते हैं। अब आप देखो जरा, यहाँ पे जो आउटपुट है, जो कोडोमेन है वो ऑल द रियल वैल्यूज है। तो अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन मेरे पास ये पूरी लाइन हो, ये कोडोमेन हो, तो क्या पूरा का पूरा कोडोमेन और रेंज बराबर आया क्या इसकी, इसकी रेंज कहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से चालू हो रही है ना रेंज, क्या कोडोमेन और रेंज बराबर आया क्या यहाँ, नहीं आया ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हो गया इन, इसकी जो कोडोमेन है वो ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो इसकी कोडोमेन यहां से चालू हो रही है, जीरो से बड़ी वैल्यूज, तो क्या पूरी रेंज कवर कर ली, जो भी रेंज आ रही है आपकी पूरी कवर हो गई, इज देयर एनी वैल्यू इन कोडोमेन व्हिच इज मिसिंग, नो ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, इनटू होगा दोस्तों, ऑन टू। यहाँ पे इसकी कोडोमेन क्या है, ऑल द रियल वैल्यूज, मतलब यहां से चालू हो रही है, यहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी, तो और यहाँ पे आउटपुट ये आ रहा है, क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है दोस्तों, नहीं है, तो फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू होगा, इनटू, इनटू होगा। यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी, जीरो इंक्लूडेड है और जीरो टू इंफिनिटी, तो इज देयर एनी वैल्यू जो मिसिंग है, नहीं है, कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो फंक्शन कौन सी कैटेगरी में आ गया, ऑन टू में आ गया। तो इनमें से ये वाला जो फंक्शन आ गया, ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैंने बोल दिया बाइजेक्टिव। अब जिसको डाउट था उधर समझ में आ गया ग्राफिकल।
तो 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू डिपेंड, क्या इनपुट का कलेक्शन दे के रखा हुआ है, क्या आउटपुट का कनेक्शन दे के रखा हुआ है। अरे भाई मुझे ये बता हर्षल, इसमें से कोई भी ऐसा आउटपुट है जो मिसिंग है, मेरे को ये बता। इज देयर एनी आउटपुट, ये आउटपुट के लिए तेरे को इनपुट नहीं मिलेगा, इस आउटपुट के लिए इनपुट नहीं मिलेगा, इस आउटपुट के लिए इनपुट नहीं मिलेगा, इस आउटपुट के लिए इनपुट नहीं मिलेगा। इज देयर एनी आउटपुट विच इज मिसिंग? नहीं है ना भाई। और तू कौन सा आउटपुट बोल रहा है? तू मेरे को कोई भी आउटपुट बता, मैं उसका तेरे को इनपुट भी बताऊं। मेरे को बोल इसमें कौन सा आउटपुट चाहिए था। 2 and 3 चाहिए तो ले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू कितना आएगा पॉजिटिव में, रूट। ले भाई तेरे को यहाँ पे 2 आउटपुट चाहिए ना, तो ये मैं बोलूंगा ले ले यहाँ पे इनपुट रूट, एक्स की वैल्यू √2 ले, क्या दिक्कत है? अगर आउटपुट 2 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है, तो एक्स की वैल्यू √2 लेके आओगे ना। एक्स इज इनपुट, एक्स स्क्वायर इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, तो मिलेगा ना भाई। लास्ट वाले में भी सेम आएगा, बट लास्ट वाले में थोड़ा कंस्ट्रेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू आएगी, +√2 और -√2। -√2 मैं इस केस में नहीं लूंगा, सेकंड वाले में, क्योंकि मेरे को डोमेन नहीं है। बट यहाँ पे मैं +√2 और -√2 दोनों लूंगा, कि यहाँ पे और यहाँ पे √2 इनपुट है, -√2 इनपुट है, दोनों के लिए आउटपुट मेरे पास 2 आएगा ना। उसमें क्या दिक्कत आएगा ही यार वो तो। इसीलिए तो मैंने 1 हो रखा हुआ है, वो ये 1 1 हो रखा हुआ। एक सेकेंड, हाँ 2 मिनट देना, मैं चार्ज को लगा। ठीक है, अब अगर आपको आउटपुट √2 चाहिए, तो भाई मैथमेटिकल निकालना, देखो एक्स स्क्वायर अगर आउटपुट √2 चाहिए, तो एक्स कितना आना चाहिए, प्लस माइनस √2 का √2, +2 की पावर 1/4, -2 की पावर 1/4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 के लिए नहीं सॉल्व कर सकता। होने दो ना, रिकरिंग आ रहा नहीं आ रहा, मेरी नंबर लाइन पे बन रहा नहीं बन रहा नंबर, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा हो बेटा? ये तो 9th-10th में आपको पूछना है। कौन सा डिफाइन नहीं होगा? ये जो एक्स एक्सिस पे इनपुट दे रहा है ना, ये रियल एक्सिस, -∞ टू +∞, जो भी रियल नंबर है सारे आएंगे। आप वो रिकरिंग और बार बार उसमें √2 √3 में घुस क्यों रहे हो? √2 आपने बनाना सीखा है भाई मेरे। यार तुम लोगों को बहुत बेसिक चीज में घुसना पड़ता है। √2 बनाना नहीं सीखा क्या तुमने? ये 9th या 10th में आता है। 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, 1 यूनिट पे आर्क मारो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त? जरा बताओ कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक इसी लेंथ का, यहाँ से आर्क खींचो, इसी लेंथ का, यहाँ पे सेंटर रखते हुए इस सर्कल को कंप्लीट करो। तो भाई यहाँ पे कट होगा, √2 तो होगा। रिकरिंग है कि नहीं है क्या पता, बनाना सीखा ना ये। वही तो 8th 9th में सीख चुके हो बेटा, तो क्यों नहीं आएगा रिकरिंग नंबर? आएगा भाई इस पे। √3 भी बना दूंगा मैं इसे, जो भी नंबर तो बोलेगा वो बना दूंगा नंबर लाइन।
√3 भी बन जाएगा सेम कॉन्सेप्ट। और वैसे ये तो अपन को डील ही नहीं करना है, अपन को तो अब 9th-10th में के अलावा अब 11th-12th में डील कर रहे हैं, तो हमको पता है सारे नंबर है भाई। देखो मैंने बोला √56 बनाना है, देखो कुछ भी √56, तो √56 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है मेरे को, 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 7 और 8 के बीच में नंबर आ जाएगा यार, आ जाएगा यार। वो तो बनेंगे ना सारे नंबर, क्यों नहीं बनेंगे? रिकरिंग है या नहीं है डजंट मैटर, सारे नंबर आने चाहिए, रियल नंबर आएगा। हाँ वो तो कर ही सकते हो आप, कैसे तरीके बहुत सारे हो जाएंगे, बट ये तो अपना सिलेबस ही नहीं है भाई। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। बट ठीक है, डाउट है तो पूछ लो, तो उसमें ये टेंशन मत लो कि, और मैथ्स को हमेशा इमेजिनेशन करने की कोशिश मत, कभी इमेजिन होता है कभी नहीं भी होता है। चलो बढ़ जाऊं अब तो आगे भाई लोग, क्लियर है ये? तो डिपेंडिंग ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट के सेट, हम लोग वो फंक्शन को क्या करने वाले हैं, पता कर लेते हैं कि फंक्शन कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाए, ये वाली कि ये वाली दोस्त। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैंने √2 लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, बट अगर मैंने पहले ही -√2 लिख लिया तो ये तो नेगेटिव है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन मिलके नेगेटिव बनाएगा ना। तो अगर x² इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, तो x² इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, तो x की दो वैल्यूज दूंगा ना मैं, प्लस और -√2। तो अब +√2 लेना है तो ये ले लो, -√2 लेना है तो ये ले लो, दोनों के लिए आउटपुट आपके पास 2 ही है। ठीक है, ये वाली slide, इसको नोट कर लो भाई। देखो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नहीं देखो क्वेश्चन समझने, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको चीजें आनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आपकी मेहनत है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट फंक्शन मैंने लिया, x² इज वन ऑफ द इजीएस्ट फंक्शन टू एक्सप्लेन ऑल दिस। ना तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गया हूं, ना किसी में गया हूं। जैसे ही फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होंगे, चीजें सॉल्व करना, ये बताना कि ऑन टू इनटू ए कॉम्प्लिकेटेड, x² को बताना इजी है, x³ को शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, या फिर √x दे दिया मैंने फंक्शन, या log x दे दिया मैंने, या e⁻x दे दिया, या और दूसरे फंक्शन दे दिए, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ, के हाउ टू आइडेंटिफाई के फंक्शन ऑन टू ए इनटू एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग, इट्स नॉट के एक ही तरीका है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ग्राफिकल तरीका भी हो सकता है, जो ग्राफ बना के हम चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हमको, आपने इस पेज पे जो राइट हैंड साइड डाउन पे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपने मुझे देख के बता दिए थे कि फंक्शन क्या है। फर्स्ट पहली बार जब मैंने पूछा था तो आपने मेरे को देख के ही बताया था, ऑन टू एन टू एम एनी वन है वन वन, ये जस्ट बाय इमेजिनेशन, जस्ट बाय सीइंग द फंक्शन, डोमेन को डोमेन देख के आप लोगों ने बता दिया। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग, एक मैथमेटिकल तरीका भी है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। चल बढ़ जाऊं आगे अब। चलो अब ग्राफ की बातें हुई है तो मैं फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ। ग्राफ ऑफ फंक्शन, हर एक फंक्शन के अपने अलग अलग ग्राफ होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, या फिर पैराबोला हो गया। तो जैसे आपने साइन थीटा बना दिया, साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाओ, ये हो गया, -∞ से +∞ चलेगा। पैराबोला का ग्राफ बनाओगे, ax² + bx + c। पैराबोला का ग्राफ आप लोग कैसे बनाते हो? पैराबोला का ग्राफ आपका मान लो सपोज ये बन गया, या फिर पैराबोला की जगह आपने सपोज ग्राफ बना दिया log x का,
याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बना ही रहा हूँ आपको। सपोज ये log x का ग्राफ हो, या कोई फंक्शन मैंने ऐसा आर्बिट ले लिया, 3 डिग्री का, जैसे ऐसे ग्राफ बनता है, डिग्री 3 का ऐसे ग्राफ बनता है। या फिर मैंने सपोज ये फंक्शन ले लिया, या फिर एक सर्कल बना दिया। सर्कल चालू हो गया ना आप लोगों का? ये मैंने सब ग्राफ बना दिए, है ना? ये अलग अलग चीजों के ग्राफ। तो भाई फंक्शन की डेफिनेशन के 2 पॉइंट याद करो तो जरा, मैंने क्या क्या बताया था। व्हाट इज द कंपल्शन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर बीइंग ए फंक्शन। फंक्शन होने के कंडीशंस क्या? वन इनपुट वन आउटपुट, ऑल द इनपुट शुड बी इंक्लूडेड। और अगर इनपुट देके ही नहीं रखे हैं कि रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, तो टेंशन ही ले लेनी उस चीज की। राइट? तो अगर आपको एक्स की वैल्यू देके ही नहीं रखी है, तो जो भी अलाउड वैल्यू वो सारी लेनी। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू आपके पास ये लेनी है, दिस इज माई इनपुट। राइट? ये मेरा इनपुट है भाई साहब, और मेरे पास ये आउटपुट, ये मेरे पास आउटपुट की लाइन होती है। तो इस केस में, साइन एक्स के केस में, मेरा इनपुट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सारा है, या जितने भी मैंने यहाँ पे बनाए हुए सबके लिए अपने अपने इनपुट्स। अब मुझे ये बताओ, इनपुट में कोई कंस्टेंट नहीं। अब दूसरी जो कंडीशन है, हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। तो इनमें से कोई ऐसा ग्राफ है, अगर मैं सबको नाम दे दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो इनमें से कोई ऐसा ग्राफ है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया? वेरी गुड वेदांत। कोई ऐसा ग्राफ है जो मुझे दिक्कत दे रहा है? बिल्कुल मधुकर। हर्षिल एकदम सही। नहीं आ रही, गलत बोल रहा है, पर नहीं। लास्ट सिद्धार्थ बिल्कुल। देखो यहाँ पे, अब देखो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे कोई ऐसा इनपुट है क्या? मान ले ये इनपुट ले ले, ये इनपुट ले ले, ये इनपुट ले ले, साइन एक्स। कोई भी ऐसा इनपुट है जो एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है भाई? इसका आउटपुट ये आ गया, इसका आउटपुट ये आ गया, इसका आउटपुट ये आ गया, इसका आउटपुट। हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा। क्या यहाँ पे कोई ऐसा इनपुट है जो एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है? लॉग एक्स के ग्राफ में क्या कोई भी ऐसा इनपुट आपको दिख रहा है जो एक से ज्यादा आउटपुट देता हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना? ये इसका इनपुट, सॉरी ये आउटपुट, सबके एक एक आउटपुट। यहाँ पे ये इनपुट डाला तो भाई साहब ये आउटपुट मिल गया। ऐसा कौन सा इनपुट है, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ये दिक्कत दे रहा है कि भाई एक इनपुट डाल रहा हूँ और एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है? यहाँ पे ये भाई साहब दे रहा है, ये और ये, एक के लिए 3, ये भी दिक्कत दे रहे हैं हमको। ये इनपुट, ये आउटपुट। क्या यहाँ पे इस वाले ग्राफ में कोई भी ऐसा इनपुट है जो एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है? जरा बताओ तो मेरे को। इन दिस फोर्थ वन वाला ग्राफ, इज देयर एनी इनपुट which is giving you more than one output? नो ना? तो भाई इट्स अ फंक्शन, ये फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो ग्राफ देख के भी आप जज कर सकते हो कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं। अब आपने यहाँ पे सर्कल बना दिया है, बट ये सर्कल फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ग्राफ तो है, सर्कल है। राइट? सिस्टम में काम तो करेगा। अगर आपने ये लिख दिया है यहाँ पे
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आपके पास एक्स इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो और वाई की वैल्यू निकालोगे, निकाल दो आप, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी भाई, बट ये फंक्शन नहीं, दिस इज नॉट। आ रहा है समझ? ग्राफ तो है बट फंक्शन का ग्राफ। आ रहा है समझ में? तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। This is called vertical line test. And what do you mean by vertical line test? ठीक है, अभी तो क्लियर है वॉइस? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि नो वर्टिकल लाइन should intersect graph more than once for function. भाई कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार ग्राफ से इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप कितनी इनफाइनाइट वर्टिकल लाइन इमेजिन कर लो किसी के लिए भी, और एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करे। So that is called vertical line test for finding out whether the graph is of the function or not. नहीं सिद्धांत सही तो लिखा है, नो वर्टिकल लाइन should intersect graph more than once for function. फंक्शन के लिए कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, एक बार तो इंटरसेक्ट करेगी चले। हाँ वो चलेगा, आउटपुट पे कंस्टेंट है ही नहीं ना ये फंक्शन में मेरी। यहाँ पे तो आप देखोगे, ये वाला आउटपुट देखो आप जरा, कौन सा, यहाँ पे एक आउटपुट देखो, यहाँ पे आउटपुट देखो, इस वाले में कितने इनपुट है? एक इनपुट, दो इनपुट, तीन इनपुट, चलेगा? अरे इनपुट के लिए, तीन इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आने तो चलेगा ना, वो तो दिक्कत है ही नहीं ना मेरे को। फंक्शन की डेफिनेशन में वो चीज कहाँ इन्वॉल्व? फंक्शन की डेफिनेशन में ये इन्वॉल्व है कि हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। वन आउटपुट कैन करस्पॉन्ड टू मोर देन वन, चलेगा? ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को तो भूलो ही मत बेटा, काम करो, डेफिनेशन तो भूलना ही नहीं, भूल गए तो मतलब फिर सभी खत्म, कोई मतलब। ठीक है, लिख लिया सबने? बढ़ जाऊं आगे? अब एक और नई चीज बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब जरा आप लोग बताओ तो इसका क्या काम हो सकता है?
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। लिख लो, पहले इसको लिख लो बेटा जल्दी से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मान लो आपने ये ग्राफ बनाया साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ, वही ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बना देता जो मैंने पहले बनाया। या फिर log x का बना देता। ठीक है, अब इन सब में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात कर रहा हूं तो आप देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ग्राफ को इंटरसेक्ट कर दिया लाइन। व्हाट डज दिस इंडिकेट कि भाई अगर ये आउटपुट है मेरे पास, ये आउटपुट होता है, इसके लिए ये इनपुट भी चलेगा, ये इनपुट भी चलेगा, ये इनपुट भी चलेगा, ये इनपुट भी चलेगा। यहाँ पे मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये ग्राफ से एक ही बार इंटरसेक्ट करी, या इनफाइनाइट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी। करेक्ट बोल रहा ना? यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो हो सकता है कोई भी लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर जाए। या फिर एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसे ही ये ये यहाँ पे आपने बहुत सारी लाइन बनाई, इनफाइनाइट लाइन आपने हॉरिजॉन्टली इमेजिन। किसी को चमका मैं क्या बताने वाला, कोई बताएगा ना? बिल्कुल हर्षल, प्रकृति एकदम सही पकड़ो, एकदम सही बात, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है बेटा, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक आउटपुट के लिए कितने इनपुट। जैसे इसमें log x के केस में देखो, log x के केस में देखो, कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी जो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट हो, है ना? sin x के केस में बहुत सारी ऐसी लाइन होगी जो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट होगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के केस में भी एक ही आउटपुट बहुत सारे इनपुट के लिए आएगा। ये मतलब है यहाँ पे भी ये जो लाइन है, एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन जो एक से ज्यादा बार ग्राफ से इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है 1 1। कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं है जो एक से ज्यादा इनपुट लेके बैठा हुआ है इस केस में। इसमें ये वाला आउटपुट है, ये बहुत सारे इनपुट लेके बैठा हुआ है। वन आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू मेनी इनपुट्स, मेनी वन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटपुट है भैया ये, और सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक से ज्यादा बार ग्राफ से इंटरसेक्ट करती है, तो ये मेनी वन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है वो फाइंडिंग आउट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको ये बता देता है कि फंक्शन 1 1 है या मोर देन। सो यू कैन राइट इट लाइक if 1 or more than 1
1 horizontal line intersecting the curve more than once, then the function is which one? 1 1 के many one. Then the function is many one. Or otherwise, function is 1 1. अगर many one नहीं है तो 1 1 है भाई. 1 1 का एग्जाम्पल भी बताओगे? 1 1 का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, हो सकता है नया वर्ड हो आपके लिए, बट ये कहीं ना कहीं शायद मैं भी यूज कर चुका होगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे log x का ग्राफ, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट? ये मैंने जब log x का ग्राफ आपको पढ़ाया होगा, जब मैंने लिखा भी होगा शायद ये वर्ड, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. आप आउटपुट बढ़ाते जाओ, इनपुट बढ़ाते जाओ, आउटपुट बढ़ता जाए. तो दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन आर ऑलवेज 1 1 फंक्शन. Strictly increasing kind of function, strictly decreasing kind of function are always 1 1 functions, guys. देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी कनेक्ट करें और फिर आगे जाके आप इन सारी चीजों में मास्टरी हासिल करो. आपको ग्राफ बनाना, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक रफ आइडिया दिया, ये जो भी ग्राफ आपने पढ़े हो उससे रिलेटेड. आप 6 महीने बाद भी आप ग्राफ बनाना सीखोगे. अभी जब आप एओडी पढ़ोगे, 6 महीने नहीं, शायद 4-5 महीने बाद एओडी पढ़ते हुए रहेंगे हम. इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर जो रहेगा हमारे पास, फंक्शन पहला चैप्टर है, एओडी लास्ट चैप्टर होगा. एओडी आपको बताएगा ग्राफ कैसे बनाना फंक्शंस के. तो ये बहुत बड़ी दुनिया है. तो आप सोचोगे कि हर एक चीज आपको अभी क्लियर आ जाएगी, नहीं, धीरे धीरे सीखते चलो. जैसे आज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करी, सीखो भाई, समझ में आए. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको ये चमकना चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो हमेशा 1 1 फंक्शन होने वाला है. क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे आउटपुट, इनपुट बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली 2 आउटपुट एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा है. दिस इज नॉट एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्वाड्रेटिक का. तो दैट्स व्हाई इट्स मेनी वन फंक्शन. sin x भी नहीं है, ये फंक्शन भी नहीं. So that's horizontal line test for you guys. Note it down. एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटा. इट्स आल्सो 1 1 फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x का ग्राफ आपके पास ये होता है. मैं ग्राफ वापस से कराऊंगा और ये फंक्शन वापस से बात करेंगे. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी बात करेंगे, बट मैं पहले बता देता हूँ कि 1 1 मिनी 1 क्या होता है, तो एटलीस्ट आप रिलेट करना चालू कर दोगे जब मैं फंक्शंस बताऊंगा. ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 1. वो बेंड होता है बट हमेशा इंक्रीज होता रहता है. बेंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो कांस्टेंट हो जाए, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा. रेट ऑफ चेंज डिफरेंट होगा. वो जो तू बोल रहा है वो रेट ऑफ चेंज की बात है, वो अपन एओडी में पढ़े. इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा, अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाते हो, जैसे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी या वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट है. तो कभी स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, या स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं वो कम स्पीड से आ रहे हैं. कोई एक गाड़ी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट 1 मिनट में कोई 50 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई और कोई 30 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई. दोनों इंक्रीज हुई, बट रेट ऑफ चेंज डिफरेंट. तो सिमिलरली ये जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के ग्राफ है,
ये ऐसा बेंड हो रहा है बट ये इंक्रीजिंग है, ये भी बेंड हो रहा है बट ये भी इंक्रीजिंग है, बट दोनों के इंक्रीजिंग में भी कुछ कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप अभी फील नहीं कर पाओगे, वो फील कर पाओगे एओडी के बाद में, और आप खुद आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि ग्राफ ये log x टाइप का बनेगा कि e की पावर x। दोनों में डिफरेंस ये, इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ, इसका मुंह इधर की तरफ खुला हुआ। बहुत सारे डिफरेंस है जो आप आगे पढ़ोगे जब कैलकुलस, जब आपको समझ में आएगी। इंटरेस्टिंग है काफी, टफ भी है अनडाउटेडली। टफ मतलब समझना कॉन्सेप्चुअल जरूरी है। चलो बढ़ जाऊं आगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कंप्लीट। अब मैं जो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ वो मैं नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब ये है, आपने जैसे पीएनसी का डाउट भी पूछ रहे थे, पीएनसी जब आप सॉल्व कर रहे थे तो फंक्शन का क्वेश्चन आया, मैंने बोला तो छोड़ दो अभी, बाद में बताऊंगा फंक्शंस कि भाई, क्योंकि जब तक आइडिया नहीं रहेगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि सपोज सेट ए है और सेट बी, और फंक्शन मेरे पास ए से बी के लिए फंक्शन, और यहाँ पे मेरे पास 1 2 से लेके n इनपुट है और 1 2 से लेके m आउटपुट है। ठीक है, कुछ इस टाइप का सीन। अब मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बातें करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब टोटल फंक्शन कितने बन सकते हैं। जो फंक्शन जिसे आप पुट करते थे ना, 1 के लिए कुछ आउटपुट आ जाएगा, 2 के लिए कुछ आउटपुट आ जाएगा, सिमिलरली नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बन सकते हैं, या नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने बन सकते हैं। तो आपको ये मुझे निकाल के बताओ, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये प्लस नहीं है, फंक्शन का साइन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ये ए है और ये बी है, 1 2 3 4 इनपुट है, 11 12 13 14 और 15 आउटपुट है, वही जो फंक्शन हम लेते हो। अगर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो कुछ इस तरीके से सोचूंगा कि हर एक इनपुट को लेना जरूरी है, इन तीनों चारों को लेना जरूरी है, करेक्ट। और हर एक के लिए कितने आउटपुट होने चाहिए जरा बताओ तो मेरे को, हर एक के लिए कितने आउटपुट होने चाहिए। तो मैं 1 के पास गया, मैंने बोला यार तेरे को कौन सा आउटपुट चाहिए, तो बोलेगा यार मेरे पास कितने ऑप्शन, 1 के पास कितने ऑप्शन जरा बताओ, 1 के पास कितने ऑप्शन, 1 के पास कितने ऑप्शन, अरे भैया 5 ऑप्शन। ये बोलेगा यार मेरी मर्जी, मेरे को ये लेना ये ले लूं, 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 कोई भी एक चूज कर लेगा। 2 के पास कितने ऑप्शन, 2 के पास कितने ऑप्शन, अरे भैया इसके पास भी तो 5 ऑप्शन, उसने 1 ने क्या चूज किया, 2 को क्या लेना देना। आया क्या समझ। 3 के पास कितने ऑप्शन, 3 के पास कितने ऑप्शन, 5। अरे भैया तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं जरा बताओ, पीएनसी कराया अभी लेटेस्ट, हर एक के पास 5 5 ऑप्शन, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे,
5 into 5 into 5 into 5 into 5. That's all. 5 raised to the power 4. घुसा क्या भेजे में? लेटर को लेटर बॉक्स में डालना याद आया, रिंग्स को फिंगर्स में डालना याद आया, वही सिस्टम चल रहा है। पहली शीट पीएनसी की, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शंस का। अगर 1-1 की बात करूं, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, करना भी आपको, ये होमवर्क दूंगा मैं आपको, फिर बाद में डिस्कस करूंगा मैं। 1-1 फंक्शन की बात करूं, 1-1 फंक्शन की बात करूं, तो 1-1 फंक्शन के लिए 1, 2, 3 और 4 के लिए जो भी आउटपुट आने चाहिए, हर एक आउटपुट एक के लिए आना चाहिए। अरे क्या बात, क्या बात है, एकदम सिद्धांत, सही बात, क्या बात है, आंसर भी आ गया। अरे क्या बात है दक्ष, तेरा भी आंसर सही। नहीं, हाँ, इसमें क्या आएगा, या तो आप ऐसे सोच लो कि ये डब्बा है, जिससे सोचने का तरीका अच्छा है, ये डब्बा है, 11 का डब्बा है, 12 का डब्बा है, 13 का डब्बा है, 14 का डब्बा और 15 का डब्बा है। मैं 1 के पास गया, 1 के पास 5 ऑप्शन, 1 के पास 5 ऑप्शन, फिर 2 के पास गया, कितने ऑप्शन बचे? 2 के पास गया, कितने ऑप्शन बचे? 4 ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन वो ले चुका। फिर 3 के पास गया, फिर 4 के पास गया, ये आंसर आना चाहिए मेरा 1-1 के लिए। या फिर मैं इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूं, 1, 2, 3, 4। 1 के पास कितने ऑप्शन भैया? 5 ऑप्शन। 2 के पास कितने ऑप्शन? रिपीटेशन चाहिए नहीं, 1-1 होना चाहिए, खत्म। तो ये भी ऐसे जैसे भी आपको इमेजिन करना है चलेगा। या फिर मैं बोलूंगा यार ये भी छोड़ो, एक और तरीका देखो, ये 5 आउटपुट में से 4 आउटपुट सिलेक्ट कर लो। कितने आउटपुट है? 5। 5 में से 4 सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इन चारों को देना है ना, हर एक को एक एक देना है। और फिर इनको ना कोई सा भी आउटपुट किसी भी इनपुट के लिए दे दो 4 फैक्टोरियल से, ये भी लिख सकते हो। आ रहा है क्या समझ में? और अगर यही मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसा करो, मेनी वन फंक्शन बता दो, मेनी वन फंक्शन बता दो कितने होंगे, तो क्या आंसर दोगे? आपने मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी बता दी, आपने मुझे 1-1 फंक्शन भी बता दी। अरे मेनी वन फंक्शन होगा, बेवकूफ हो, टोटल में से 1-1 को माइनस कर देना। 5 की पावर 4 में 1-1 भी होंगे और मेनी वन भी होंगे, ये आंसर आएगा मेनी वन का। आया क्या फंडा समझ में? अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं, अगर बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कम है ए के कंपैरिजन, तो दुनियादारी बहुत अलग हो जाएगी। मतलब अब आपको मैं बस ये हिंट दूंगा यहाँ पे, या ये चीज बोलूंगा कि कंडीशन जो है ना भाई, वो नंबर ऑफ इनपुट जो है, नंबर ऑफ इनपुट जो है, वो अगर नंबर ऑफ आउटपुट से ज्यादा है, या नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट बराबर है, या नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट से कम है, तो दुनिया अलग चलेगी। 3 केस बनेंगे। यहाँ पे जो केस मैंने बताया है, इनपुट 5 है, आउटपुट 4 है, तो आउट इनपुट कम है आउटपुट से, तो ये सब चलेगा। अगर उल्टा हो गया तो चेंजेस होंगी, एंड दैट इज व्हाट योर होमवर्क इज, यू हैव टू फिल दिस टेबल। टफ है, बनने में डेफिनेटली टफ रहेगी, है ना, इतना इजी नहीं रहेगी, पर ठीक है, ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थोड़ा सा लेक्चर जल्दी वाइंड अप करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।